इंटीग्रेशन। सिंबल क्यों लगता है इसके आगे? बड़ा होता है इंटीग्रेशन का सिंबल है वो। ठीक है, आओ देखो बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या। देखो इंटीग्रेशन है जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स जब हमने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, तो हमें कुछ gx मिला था। देखो ऐसे मिला था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ gx मिला। मैं एक एग्जांपल साथ में चला के चलता हूँ, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, ठीक है, कोई फंक्शन था, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये मेरे को मिला था 3x²। ठीक है, ये मेरे को ऐसे मिला था। लेकिन अगर अगर मेरे को देखो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन ऐसे कुछ करेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, देखो ये डी एक्स इधर आ गया और मैंने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट किया। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं ना तो मेरे को मिलता है वापस एफ एक्स। ठीक है, मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मेरे को मिला जी एक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब को मैंने डिफरेंशिएट किया, मेरे को 3x² मिला। ठीक, अब मैं अगर इसको वापस से इंटीग्रेट कर दूं, इसको gx को, ये जो gx है इसको इंटीग्रेट करूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, fx। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट करता हूँ, 3x² dx को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ना तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ये फॉर्मूला मैं तो अभी तो मैं बताऊंगा। ये 3 से 3 मुझे क्या मिलेगा, x³। वापस से मेरे को वही फंक्शन मिल जाता है। हाँ, इसके भी फॉर्मूला है, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला थे वैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है। ठीक है, तो वो अभी हमें देखने। ठीक है, वो फॉर्मूले है तुम्हें आ गए तो बस ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से टफ होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जो डिफरेंशिएशन, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स। लेकिन tan x का इंटीग्रेशन कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, वो अलग कहानी है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और कभी कभी कंफ्यूजन कैसी होती है कि जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन तेरे को ये चीज समझ में आई। ठीक है, कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं डिफरेंशिएट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचता हूं, उस रिजल्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने जब ऐसे कर्व की बातें कर रहे थे, हम डिफरेंशिएट जब करते थे, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कर्व का एक छोटा सा हिस्सा लो, उसको ऑब्जर्व करो, अब उसको वापस फिट करना है तो वहां पे इंटीग्रेशन काम आता है। ठीक है, वापस फिट करना है तो वहां पे क्या काम आता है, इंटीग्रेशन काम आता है। लेकिन इसका एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन पहले ये लिखो एक बार। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखो मान ले तेरे पास ना एक ऐसे कर्व है, ऐसे कोई कर्व। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या करता है, देखो अगर मैं ये देखो यहाँ पे x है और ये है y। ठीक है, ये कोई फंक्शन है y ऑफ एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है y ऑफ एफ एक्स। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ली, बहुत ही इट्स वेरी थिन स्ट्रिप। ठीक है, जिसकी जो विड्थ है दैट इज dx। इसकी विड्थ कितनी है, dx। अगर ये बहुत ही पतला सा है, ठीक है, इट्स वेरी थिन, तो ये जो कर्वेचर आई है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट फ्लैट होगी। अगर ये बहुत ही थिन है, बहुत पतला सा है, तो ये जो कर्वेचर आ रही है इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, क्योंकि जब साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है, जैसे अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हमें उसकी कर्वेचर दिखाई नहीं देती क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत छोटा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे बहुत छोटी है, तो ये जो कर्व है ना ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अगर ये फ्लैट है तो फिर ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। अगर ये ऊपर फ्लैट बन गया तो ये कैसा काम करेगा, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, हाइट
इनटू में विड्थ, हाइट इनटू में विड्थ। अब ये हाइट क्या चीज है, हाइट इज वाई, भाई यहाँ पे तो वाई आएगा, ऐसे हाइट कितनी है इसकी वाई, और विड्थ कितनी है इसकी dx। तो अगर मेरे को ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, y dx। स्ट्रिप का एरिया अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, y dx, और y मेरा क्या है fx, ठीक है। तो ये क्या बन गया fx dx। अब इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है कि अगर मान लो मैं एक लिमिट के अंदर, जैसे मान लो ये एक a है और ये है b, अगर मैं इस फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करूं a से b, क्या करूं, इंटीग्रेट करूं a से b, तो वो क्या करेगा, ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स को ना इसमें डिवाइड करेगा और उसको क्या कर देगा, क्लब कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इसको a से b में, ऐसे कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करें a से b में fx dx, तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देता है एरिया अंडर कर्व, ये मुझे देता है एरिया अंडर कर्व। हाँ, a से b का इस कर्व के नीचे का एरिया मुझे देगा। अदरवाइज अगर ये कर्वेचर है ना तो इसका डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो कर्वेचर है, ठीक है। तो इसका एरिया, ये इंटीग्रेशन मेरे को बेसिकली देता क्या है, इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर कर्व। जैसे dy बाई dx में जो क्या देता था, स्लोप एट ए पॉइंट, ऐसे ही ये क्या देता है मुझे, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये चीज समझ में आई, एक बार नोट डाउन करो फिर आगे फॉर्मूलाइज करते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्मूलाइज, सबसे पहले फॉर्मूला बताएं, x रेज टू पावर n का इंटीग्रल dx, x raised to the power n plus 1 upon n plus 1। शाबाश, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। सीधा नहीं बताया सर। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है, log x प्लस c, यहाँ पे नेचुरल लॉग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा देखें, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इसका इंटीग्रेशन क्या था, ex प्लस c, ex प्लस c। अच्छा मेरे को ये बता कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं ax dx, अगर इंटीग्रेशन करें ax dx तो क्या बनना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ax dx का इंटीग्रेशन, ax तो एज इट इज अपॉन में log e a प्लस c। देखो इसको दोबारा से, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ax इनटू में log e आएगा, log e a से e कट जाएगा तो ax आ गया, तो उल्टा भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ax dx का ax अपॉन में log e a प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री वाले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx साइन x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx इज व्हाट, tan x प्लस c। इससे अगला इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x, माइनस देखो एक मिनट secant x पक्का प्लस c, पक्का, हाँ। यही है ना, हाँ। क्यों, क्योंकि secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x इज इक्वल टू secant x प्लस c। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x माइनस cosecant x प्लस c, ये लिख लिया। इसके बाद एक और आ जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ tan x सब्स्टिट्यूट करके आ गया था, राइट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके आ गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c। इसको कभी कभी क्या करते हैं, देखो माइनस अगर अंदर में ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, log cos की पावर माइनस 1, मतलब 1 बाय cos, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ secant x प्लस c, ये ऐसे बन जाता है, log ऑफ secant x प्लस c, ठीक है, लिख लिया। आगे देखो, आगे देखो थोड़ा स्पेशल वाले इंटीग्रेशन जो कि फिजिक्स में काफी बार यूज होते हैं, बहुत बार यूज होंगे, देखो ये वाले बहुत बार यूज होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यहाँ पे 1/a हो रहेगा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे आएंगे तुम्हारे पास मैथ्स में। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे वाले काफ़ी सारे आएंगे। ठीक है, इनको स्पेशल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब डायरेक्टली भी हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो, सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखो। ठीक है, इंटीग्रेशन का कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो मैथ में सीख ही जाओगे। ठीक है, अब तुम्हें ये भी देखो, दो तरह के इंटीग्रेशन है, कौन सा, इनफाइनाइट और दूसरा है फाइनाइट। फाइनाइट कौन सा होगा, जिसमें लिमिट्स हो, जिसमें क्या हो, लिमिट्स हो। जैसे ये एफ एक्स डी एक्स है, ये इनडेफिनिट है, और ये एफ एक्स डी एक्स वाला डेफिनेट। डेफिनेट की पहचान कहाँ से, ए से और बी से। पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज होगा। तो ये फाइनाइट वाले केस को देखो, जैसे इनडेफिनेट हमने सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड में जाके क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास, देखो एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करके मान लो जी एक्स आ गया तुम्हारे पास, है ना, तो ए ऐसे बी। तो अब अपन लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसको, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। देखो देखो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, अगर तेरे को ध्यान हो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग। सेम गोज विद इंटीग्रेशन। अगर मान लो तेरे को इंटीग्रेट करना है ऐसे कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, तो मैं किसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, जब भी फंक्शन प्लस माइनस में हो, ठीक है, और तेरे को इंटीग्रेट करना हो, तो तू अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसको मान लो मेरे को क्या करना हो, ये मेरे को इंटीग्रेट करना हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो मेरे को ये इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा ऐसे, एक्स स्क्वायर को अलग कर दूं, प्लस इसको मैं अलग कर दूं, और इसको मैं अलग। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, प्लस देखो कौन, इसमें भी वही है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट बाहर ले आते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 बाहर, तो 3x स्क्वायर बाय 2, 3x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ऐसे ही प्लस ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो 5x प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि अगर प्लस माइनस दे रखा है तो हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिख लो एक बार इसको, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। क्या आंसर आ जाएगा, x4/4 log x माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स प्लस 2x प्लस सी, प्लस 2x प्लस सी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे देखो, इसके अंदर एक रूल है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लिखो आगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कहना क्या जाता है यहाँ पे, जैसे इसको ना थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, ये बहुत केसेस में हम करेंगे ऐसा।
फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होगा ऐसा, ठीक है। जैसे तेरे को इसका इंटीग्रेशन तो पता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तेरे को। याद है जब डिफरेंशिएशन में इसको हम क्या समझते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और डिफरेंशिएशन में तो हम क्या करते हैं, पहले बाहर वाले को कर दो, उसको बीच वाले को एज इट इज रखो, और फिर बीच वाले को कर दो, ठीक है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। पहले हम इसको नॉर्मल के तरह पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाएंगे, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और बाय टाइम फिर हमें याद हो जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, हम डायरेक्टली भी करेंगे फिर बाद में, ठीक है। लेकिन पहले सुनो सब्स्टिट्यूशन है क्या बेसिक। देखो मेरे पास साइन ए एक्स प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। मैंने क्या किया, ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया। मैंने क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब फिर क्या हुआ, अब देखो ये तो मैंने कर दिया, ये साइन टी हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, देखो यहाँ पे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो एक्स का है, यहाँ पे फंक्शन भी एक्स का है, तो सब कुछ सही था। लेकिन यहाँ पे फंक्शन किसका आ गया, टी का। तो मेरे को डिफरेंशियल ऑपरेटर भी क्या चाहिए, टी का चाहिए। वो कहाँ से लेके आऊँ, वो यहाँ से लेके आऊंगा। वो कहाँ से लेके आऊंगा, यहाँ से। याद कर हमने ऐसे किया था कुछ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कुछ करके किया था हमने, ठीक है। हम क्या करते थे वहां पे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे, 2x प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ करते थे। सिमिलर सिमिलर से हम यहाँ पे भी कुछ करेंगे ऐसा। देखो इसको करने का तरीका सोचो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा देखो, a b का तो जीरो है, ये क्या आ गया, a b का तो जीरो है, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दो, dx। जब तुम x को करोगे तो क्या लिख दोगे, dx, ठीक है। जैसे हम जब y को करते तो हम क्या लिखते थे, dy, जब हम y का करते तो dy लिखते थे। ऐसे यहाँ पे dx x का करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dx प्लस जीरो इज इक्वल टू, जब t का किया तो dt। मान ले अगर ये कुछ ऐसा हुआ होता, मान ले अगर ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता, 2ax dx प्लस जीरो, ये जीरो इज इक्वल टू 2t dt। ये चीज समझ में आई, ठीक है। क्या कर दिया, 2t dt, ठीक है। अब जब ये ऐसा हो गया तो dx की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई ए डी, 1 बाई ए डी टी। नहीं आया समझ में। देखो वैसे तुम्हें ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, चलो इसका dx बाई डी टी निकालो, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, a dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1, डी टी को उधर ले जाओ, ये तो किया मैंने, डी टी को उधर ले जाओ, वही किया मैंने, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई ए डी टी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 बाई ए डी टी। अब ये 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ये बना इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी। अब इसका आंसर क्या बनेगा, 1 बाई ए माइनस कॉस टी, 1 बाई ए माइनस कॉस टी प्लस सी। उसके बाद करना क्या है फाइनली, ये आंसर। एक बार नोट डाउन कर लो इसको। देखो अब इसकी पहचान का होती है कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगती है। सब्स्टिट्यूशन वाले केसेस में ना पता क्या होता है, जो तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो ये बन आता है ना सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी जो अपने आप dx के साथ एडजस्ट होकर एक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, एक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। चलो एक अच्छा एग्जांपल करते हैं, इरेज कर दूं, इधर देखो। चलो एक एग्जांपल करते हैं। अभी तक मैंने जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले किए थे उसमें tan x का इंटीग्रेशन नहीं था, क्या नहीं था। चलो tan x का इंटीग्रेशन निकालते हैं।
डायरेक्ट तो नहीं फॉर्मूला कोई भी है, ठीक है। अगर मैं इसको देख ऐसे देखूं, पहले देखना मेरे को, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इजिकल इंटू में डी एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने क्या किया, कॉस एक्स को टी पुट किया। अब अगर cos x को t पुट किया है, अरे यार इधर देखो, cos x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब देख ये तो ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, sin x dx। लेकिन देखिए कैसे सॉर्ट आउट होगी, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस में sin x dx इज इक्वल टू dt, माइनस में sin x dx इज इक्वल टू dt। तो देख sin x dx जो यहाँ पे है, ये sin x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस dt के अंदर। इसमें कन्वर्ट होगा माइनस dt के अंदर। तो मेरा ओवरऑल इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा वो ऐसे हो जाएगा, एक sin x dx को मैं लिख दूंगा माइनस dt, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस dt, और cos x को क्या लिख दूंगा t। तो मेरा क्या बन गया, माइनस dt अपॉन में t, ठीक है। अब देखो ये माइनस बाहर आ गया, 1/t dt। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, log t, log t। तो ये क्या बन गया, माइनस log t प्लस c। अब t क्या था, t क्या था, cos x। तो क्या आ गया, माइनस log cos x प्लस c, ये होता है, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन इज माइनस log cos x, हो गया। अब देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फाइनाइट में कैसा होगा, सेम क्वेश्चन फाइनाइट के अंदर कैसा होगा। मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करो 0 से π/4, मैंने क्या किया, 0 से लेके π/4 इंटीग्रेट करो इसको, ठीक। ये स्टेप तो यही रहेगा 0 से π/4। लेकिन जब मैं यहाँ पे लेकिन जब मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, देखो पहले वेरिएबल क्या है, x। अब मैं कन्वर्ट किसके अंदर कर रहा हूँ, t के अंदर। तो मेरी जो लिमिट्स है वो भी चेंज होनी चाहिए, फिर मेरी जो लिमिट्स है वो भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस पे देखो वैल्यू क्या है। देखो cos x को हमने t पुट किया, तो cos 0 क्या होगा, व्हाट इज cos 0, 1। तो मेरी लिमिट जो होगी ना वो 1 हो जाएगी यहाँ। ऐसे ही cos π/4 क्या होता है, 1/√2, 1/√2। तो ये 1 से लेके 1/√2 है। cos 45 इज व्हाट, 1/√2। तो लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से 1/√2, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे 1 और 1/√2 के साथ तुम सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन लिखे, आओ देखे जिसका नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है। कर्व का इक्वेशन क्या है, 3x², बताना भाई, 3x² + 6x + 7 प्लस 7, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 10। बेसिकली अगर तुम्हें थोड़ा सा वैसे देखना है, ये कुछ ऐसा पैराबोला है जो ऊपर की तरफ कहीं गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है ये। और कहीं यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 से लेके x इज इक्वल टू 10 तक का हमें एरिया निकालना है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लेते हैं। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dx। तो बेसिकली स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y dx, और y किसके बराबर है, ये। तो बेसिकली मेरा जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन y dx 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। तो मेरा ये हुआ इंटीग्रेशन 5 to 10, 3x² + 6x + 7, उस y की वैल्यू हमने वहां पर रख दी, इनटू में dx। अब इसको इंटीग्रेट करें, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो 3 इंटू में x³/3 प्लस 6x² 2 प्लस 7x, लिमिट 5 से 10, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया ऐसे, 3 से 3 गया, 2 3 जा। अब देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, ये 10³ प्लस 3 10² प्लस 7 इंटू में 10 माइनस
5 क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू में 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 5। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 1370 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 235। तो ओवरऑल आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स और x इज इक्वल टू 0 से पाई के बीच में हमें एरिया निकालना है। इसको चलो थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2 और ये होता है पाई। तो बेसिकली तेरे को क्या चाहिए? तेरे को इस लूप का एरिया चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लूंगा। ये इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है? dx। स्ट्रिप की थिकनेस कितनी? dx। तो y इंटू में dx इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है मेरे को, 0 से पाई। अब मेरा y क्या दे रखा है? साइन x। तो बेसिकली जो मेरा इंटीग्रेशन जो मेरे को सॉल्व करना है दैट इज 0 से पाई साइन x dx। ठीक, अब साइन x का इंटीग्रेशन इज व्हाट? माइनस कॉस x। वेरी गुड। लिमिट कहां से कहां? 0 से पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट इज कॉस पाई? 180 डिग्री पे कॉस कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो बेसिकली ये बना माइनस ऑफ -1, फिर माइनस। ये काम करो ना, ये माइनस ही बाहर लेते हैं, ऐसे नहीं करते। माइनस बाहर ही रख लो पहले। ठीक है, तो कॉस पाई मतलब -1 माइनस, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कॉस 0 इज 1, तो ये हो गया -2। ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो आंसर क्या आया? 2 यूनिट स्क्वायर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लिखे हैं। चलो, क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या है ये समझ में आया? हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं और साला करना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा? आइए देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी दे रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रहा है? टी दे रहा है। dp ओवर dt इज इक्वल टू 10 प्लस 2t। वो न्यूटन तो उसने यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है? 10 प्लस 2t। ये चीज समझ में आई? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए मोमेंटम। ठीक है, तो देख, अगर मैं, ये क्या है मेरा? छोटा सा मोमेंटम है, बिल्कुल ही छोटे से वैल्यू दे रहा है मोमेंटम की। ठीक है, ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देख, 10 प्लस 2t dt। ये कहां से आया dt? ये नीचे वाला इधर आ गया। अब मैं क्या करूं? इसको इंटीग्रेट करके मैं क्या निकाल दूंगा? इस छोटे से मैं बड़े वाले मोमेंटम के ऊपर चला जाऊंगा। अब देखो क्या कह रहा है, जब t 0 है तो मोमेंटम भी क्या है? 0 है। जब t 10 है तो मोमेंटम क्या है? p है। p इज एनी मोमेंटम, वो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है 0 से p dp इज इक्वल टू 0 से 10 प्लस 2t dt। अब आसान हो गया। अब अगर यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर dp है तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा वो क्या होगा? p इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? t। तो ये सॉल्व कैसे होगा? 10t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2, 0 से 10, 2 से 2 कट गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p माइनस 0 मतलब p विच इज मोमेंटम। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, देखो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। लोअर लिमिट इज 0, तो अपर लिमिट कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 100 का, सॉरी 10 का स्क्वायर मतलब 100। किधर? यहाँ तो 1 है ना, p तो है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
और लिमिट p है ना, p है तो p माइनस जीरो तो p p माइनस जीरो होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई क्यों होगा? p से भी मल्टीप्लाई। अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी, ये तो वेरिएबल है भाई, यहाँ पे पुट करना होता है ना वैल्यू को, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 200 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें, इवैल्यूएट 0 से t a sin ओमेगा t dt where a and omega are constant, देखो 0 से t sin ओमेगा t dt, ठीक है। देखो दिया गया है, देव सेना इधर ध्यान से देख लो, जो तुम पहाड़ में बैठी हो ना, ये चलो आओ देखें। देखो a इज कांस्टेंट, तो a तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक। देख तेरे को फॉर्मूला जो पता है ना, वो पता है साइन टी का, लेकिन यहाँ पे तो ओमेगा फंस रहा है साथ में, ठीक है। इसको कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन से। इसको कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन से। अभी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। फिर बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि ओमेगा तो हमेशा नीचे लिखना होता है, इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं और डिफरेंशिएशन में साथ में लिखते हैं, वो तुम्हें बाय प्रैक्टिस आ जाएगा। लेकिन अभी इसको ऐसे समझ के चलो कि जो स्टैंडर्ड में नहीं है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन जनरल सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको क्या करूं, पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू, इस बार वाई पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो गया, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी वाई। ये समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने? अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है। इस बार डी टी क्या हो गया, डी वाई बाय ओमेगा, डी वाई बाय ओमेगा। अच्छा ओमेगा टी को तो वाई लिख दिया, अब देखो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि पहले टी का वेरिएबल था, अब वाई का वेरिएबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, साइन वाई डी वाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट तो वो बाहर आ गया। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन टी इज जीरो तो टी यहां पे पुट करो जीरो, तो वाई भी जीरो, तो ये जीरो। व्हेन टी इज टी तो ये यहां पे रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो ये क्या वैल्यू आ गई y की, ओमेगा टी। y की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो, देखो जब जीरो है तो जीरो है y की वैल्यू, यहाँ पे जीरो रखो तो जीरो, जब t है तो ओमेगा टी हो गया, तो लिमिट क्या हो गई, जीरो से ओमेगा टी, जीरो से ओमेगा टी। तो ये हो गया a बाय ओमेगा सॉरी a बाय ओमेगा साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, जीरो से ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है इसकी, ये पुट करो, कॉस ओमेगा टी माइनस में कॉस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो तो मतलब वन, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ए ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस वन, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, ए बाय ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी, दिस इज योर आंसर। देखो जो मैं अभी बता रहा हूं उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, ठीक है। लेकिन जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। देखो इसमें एक इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मेरा जो कंसंट्रेशन है वो इसकी तरफ है, ये v इंटू में dv ओवर dx जो है ना, ये एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो इस v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx बाई डी टी। वट इज v, dx बाई डी टी, यही पढ़ा है ना कि x और t का अगर वो हो, ग्राफ हो, तो उसका स्लोप क्या होता है, dx बाई डी टी, और वो क्या देता है मेरे को, वेलोसिटी।
ठीक है, क्या मैं इस v की जगह पे dx बाई dt लिख सकता हूँ? यस, इनटू में dv अपॉन में dx, तो dx से dx कट गया, ये क्या बच गया? dv ओवर dt। तो dv ओवर dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे जाके काम आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv ओवर dx, ठीक है, v dv ओवर dx, या फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt, ठीक है। ये क्या चीज याद रखनी है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v dv ओवर dx। कौन सी कंडीशन में होता है? जब हम चैप्टर करेंगे तब समझेंगे, लेकिन तेरे दिमाग में रहना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। जब हम करेंगे तो कोई एक फटाक से याद रहना चाहिए, ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब अपना मेन मुद्दा है, मेन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। देखो चलो, अब मेन अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि उसको ये रिलेशन उसने तेरे को दे रखा है कि v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये किसकी क्वेश्चन है? SHM की, ठीक है। जब हम SHM पढ़ेंगे तो ये इसके ऊपर काफी PhD करेंगे, लेकिन अभी के लिए v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और वो ये कह रहा है कि व्हेन x इज जीरो v इज इक्वल टू कितना है? v नॉट, और हमें v निकालना है जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए? x हो जाए, कुछ ऐसा बोल रहा है वो, है ना। तो सिंपल कुछ नहीं है, x एक तरफ ले जाओ, v एक तरफ है, तो v dv इसका इंटीग्रेशन करना है तेरे को, और इसका इंटीग्रेशन करना है ऐसे। लिमिट क्या लगेंगे? जब x जीरो है तो v v नॉट है, और जब x x है तो v v है। यही निकालना है तेरे को। v नॉट तो तेरे को पता है, तो बेसिकली v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करो, v dv, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन, मैंने क्या बोला? डिफरेंशिएशन बोला, इंटीग्रेशन बोला मैंने? इंटीग्रेशन बोला है ना। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2, लिमिट v नॉट से v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन इज व्हाट? x स्क्वायर बाय 2, जीरो से x। अगर दिया है तो कांस्टेंट है, अगर दिया नहीं है क्या? बोला नहीं है तो ओमेगा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू इसका 2 भी बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या 2 से 2 कट गया? तो v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है कैसे इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं? ठीक है, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन को करना, क्वेश्चन को समझना कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? अरे इधर देखो, डी क्यू इज इक्वल टू, बताना जरा क्या दे रखा है? e की पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी, यही है बस। अब देखो, हमें क्या निकालना है? टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? चीजों को सम अप करता है। तो मेरे को क्या करना है बेसिकली? यहाँ पे इंटीग्रेट तो करना है इसको, और क्या करना है मेरे को? क्या करना है? इंटीग्रेट तो करना है इसको। अब लिमिट देख लो, लिमिट क्या है क्वेश्चन में? क्या दिया है? 0 से टाउ, टाइम दे रखा है ना, 0 से टाउ, तो ये हो गया 0 से टाउ, ठीक है। और चार्ज क्या हो गया? 0 से क्यूब, 0 से क्यूब। बस इंटीग्रेट करना क्या है इसमें? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका होगा क्यू, क्यू 0 से लिमिट कैपिटल क्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बताएं, e की पावर माइनस टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता ना क्या है ये, तो सब्स्टिट्यूट कर लो। माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू क्या पुट कर दे? वाई पुट कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो माइनस 1/टाउ डी टी इज इक्वल टू डी वाई।
तो यहां से dt की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाउ dy। ठीक है, यहां पे रखो, ये बन जाएगा e की पावर y इंटू में माइनस टाउ dy। वहां पे भी चेंज होगा। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब t 0 तो y भी 0, जब t जो है वो टाउ है तो यहाँ पे आ गया तो ये -1। है क्यों? t की जगह टाउ रखो तो टाउ से टाउ कट गया तो -1। हाँ। अब क्या आ गया, ये माइनस टाउ तो बाहर, e की पावर y dy का इंटीग्रेशन इज अगेन e की पावर y, और लिमिट क्या है 0 से -1, 0 से -1, तो ये बन गया माइनस टाउ e की पावर -1 माइनस e की पावर 0। व्हाट इज e की पावर 0? 1। e की पावर -1 इज 1/e, यहाँ का माइनस इधर एडजस्ट कर दूं तो ये बन गया टाउ 1 - 1 अपॉन में e। दिस इज योर आंसर, ये पूरा क्यूब है।